कोई चीज़ शायद नहीं हो पाती है, कुछ रह ही जाता है। तो कल हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था आइडियल ऑप एम्प के लिए, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको याद रहने चाहिए और उसका रीज़न भी समझ में आना चाहिए। कल हमने डिस्कस किया था, इफ यू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड दोज, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद हमने इसका सर्किट डिज़ाइन देख लिया था, 8 पिन डिप का भी डिज़ाइन देखा था, 741 नाम क्यों है, हिस्ट्री क्या है। सो देन कॉमन मोड की बात मैंने की थी, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या एक्सप्लेन करता है वो भी बताया था कि कॉमन मोड रिजेक्शन का मीनिंग क्या है। कॉमन मोड में अगर कुछ गेन मिल रहा है दैट इज नथिंग बट द नॉइज, दैट इज सम डिफेक्ट इन योर सर्किट। सो कॉमन मोड से अगर कुछ आउटपुट जा रहा है दैट शुड बी टोटली रिजेक्टेड। तो जब हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का फार्मूला लिखते हैं तो पहले मैंने लिखा था कि नहीं, CMRR in shortcut it is called as CMRR, full form याद है सबको, common mode rejection ratio. So this CMRR sometimes denoted by symbol rho also, but CMRR is the most popular one. ये voltage gain AVID differential voltage gain या open loop voltage gain जो होता है, ओपन लूप मतलब कोई फीडबैक कनेक्शन नहीं किया, नॉर्मल जो हमने का डायग्राम बनाया था दैट इज ओपन लूप। एडी का एडी अपॉन एसीएम बोलते हैं या कई बार केवल एसी लिखते हैं, मीनिंग समझना। अगर बुक में या जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो एसी भी लिखते हैं, एसीएम भी लिखते हैं। गेन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वी वोल्टेज गेन है, ओपन लूप वोल्टेज गेन है, क्या डिफरेंशियल वोल्टेज गेन भी बोलते हैं इसको। तो AV अपॉन AC, AC इज द गेन इन कॉमन मोड, C फॉर कॉमन मोड। तो AC और ACM इज कॉमन मोड गेन, ओके। तो आइडियली हमने क्या देखा था, कॉमन मोड गेन शुड बी 0, इट शुड बी टोटली रिजेक्टेड बाय ओपन। तो AC शुड बी 0, तो आइडियल केस में क्या होना चाहिए, AC 0 है, तो CMRR क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। हमने कल देखा था आइडियल केस में बस कमिंग टू बी इनफाइनाइट। हमें नहीं चाहिए कॉमन मोड में अगर गेन मिल रहा है दैट इज नथिंग बट द एरर, दैट इज नॉइज। तो फिर V1 माइनस V2 हो गया तो फिर देयर शुड नॉट बी एनी गेन। सो फॉर आइडियल केस AC इज 0। Common mode means being connected to input terminals. Either both terminals together, that is the standard या ideal case कह सकते हो, या दोनों पे आप एग्जैक्टली सेम वोल्टेज होता है। तो कनेक्शन सेम करने से भी वही मीनिंग होगा, या दोनों पे सेम वोल्टेज होगा। कॉमन मोड, बोथ द मोड्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग मोड्स आर एट द सेम वोल्टेज। चाहे दोनों को ज्वाइन करके करो या बाहर से सप्लाई इक्वल करो, ओके। सो आइडियली AC 0 and that represents that your CMRR should come to be infinite. ठीक है, कल जब हमने आइडियल केसेस डिस्कस किए थे तो CMRR इनफाइनाइट। और एक आइडियल केस हमने डिस्कस किया था किसके रिगार्डिंग, स्लीव रेट। स्लीव रेट ना, तो कैसे डिफाइन किया था स्लीव रेट को, स्लीव रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। तो रेट है कितना तेजी से आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर पाता है। Slew rate is the rate of change of output voltage with respect to change in the input voltage. ये सब आपने BSc में पढ़ा होगा, तो दोबारा से सुन लो। और इनसे न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। तो इसका मीनिंग क्या है, इनपुट वोल्टेज। अब हम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं ज़्यादातर आइडियल कंडीशन में,
स्टेबल। आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ ना कुछ नॉइज, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हमेशा रहती है एंड यू कैन नेवर कंट्रोल एवरीथिंग फुल्ली इन एट नॉर्मल टेम्परेचर। 0 केल्विन भी ले जाओ, बहुत कूल कर दो तो फ्लक्चुएशन मिनिमाइज कर पाओ, पर नॉर्मल टेम्परेचर पे थर्मल इफेक्ट विल बी ऑलवेज देयर इन योर सेमीकंडक्टर, इन योर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनपुट में स्टेबिलिटी नहीं होती है। इनपुट की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कल मैं एक चीज बोल गया था, जो डिटेल सर्किट डायग्राम में लिखा था, मल्टीपल स्टेजेस जो होते हैं ओपन में इसी में पढ़ा करता है, अलग अलग स्टेजेस। तो अगर आपने पढ़ा है टोटल 3 और समटाइम्स 4 स्टेज में डिवाइड होते हैं। वो स्टेजेस अजीब कैसे होते हैं? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स विद रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तो ओपन का जो बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट है वो क्या है? ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स। 3 की कपलिंग से, कैस्केडिंग से या डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम डिजायर्ड डिजाइन का ओपन बनाते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपन। तो जो हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं दैट इज फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली। इस ट्रायंगल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत सारे कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है, एक पैसिव एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि एक अकेला ट्रांजिस्टर क्या करेगा? इतना 10⁵ का गेन चाहिए आपको, करेक्ट स्टेजेस आप अचीव नहीं कर सकते। वो डायग्राम मैं इसलिए नहीं ओपन करना चाह रहा था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल लगेगा, बट यू कैन ट्राई टू ओपन, उसको बोल सकते हो सर्किट डायग्राम फॉर 741। वो बड़ा पिक्चर आपको गूगल पे आ जाएगा, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स विद रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो जिसका इंटरेस्ट है, और 741 तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट ओपन है, अभी मॉडर्न वाले तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। 741 the earliest one, 1968 one, जो कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट माना जाता है फॉर पेडागोजी और ट्रेनिंग पर्पस। आज भी 741 ही यूज होता है। तो ये सिंपलेस्ट डिजाइन है, लेकिन बाद वाले तो और भी इन्हांस कंपोनेंट्स वाले। हाँ, सुना नहीं हो गए। तो In case I see is wrong, number 1, then how do we find out which transistor? हाँ, yes. So yesterday I told about the history of the development of open. मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में क्या है, वाल्व से बन रहे थे, फिर डायोड आया, फिर हम ट्रांजिस्टर क्या बीजेटी सिंपलेस्ट वन, फिर हम फेट वाले थे जे फेट। आज के समय में जो मोस्ट रिलायबल पार्ट है वो मॉसफेट है, सीमॉस यूज कर रहे हैं ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का। तो सीमॉस क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, मेटल ऑक्साइड और फील्ड इफेक्ट, बट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में पढ़ा है, सोर्स ड्रेन गेट कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें करंट फ्लो को तो हमने पढ़ा है। और टाइम निकाल के रिवाइज करो, क्योंकि मुझे पूरा बीएससी कराना पड़ेगा अगर मैं सारी चीज़ों को वापस हाँ। तो एलपीटी, अच्छा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, जेफेट किया है, चलो तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एटलीस्ट आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, आप कर सकते हो। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, मेटल ऑक्साइड मैंने बताया पहले भी, सॉकेट डायोड मेटल कॉन्टेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और उसे क्या चाहिए, तो सॉकेट डायोड पहले पढ़ो, फिर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स पे आओ। उसके भी अलग अलग वर्जन है, आज के समय में बहुत रिसर्च हुई है उसमें, और इसका इंटरेस्ट है थोड़ा टाइम निकाल के लेटेस्ट क्या चल रहा है कि 2025 या 24 के रिव्यू आर्टिकल्स देखो सेमीकंडक्टर्स के, आपको पता चलेगा कि कितने डायरेक्ट कंपाउंड सेमीकंडक्टर उन्होंने बनाए हैं और फर्दर जो फ्यूचर रिसर्च है वो किस डायरेक्शन में होगी। तो अभी क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स का टाइम आ गया है, मैंने पता नहीं पहले डिस्कस किया था। नाउ योर
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद द फोटोनिक कंपोनेंट। सो अभी जो करंट ट्रेंड चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में, दो डायरेक्शन में चल रही है। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें चीज़ों को क्वांटम लेवल पे मीन्स क्वांटम इफेक्ट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी मिनिचराइजेशन आप करते जा रहे हो, कॉम्प्लेक्टिफाई करते जा रहे हो, सर्किट एलिमेंट पास आ रहे हैं तो टनल कर जा रहे हैं एक से दूसरे एलिमेंट, तो क्वांटम इफेक्ट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो इस में जो रिसर्च हो रही है और इसकी बेसिस पे जो डिवाइसेज डिजाइन हो रही है उनको हम क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, या आज के समय में वो क्वांटम टेक्नोलॉजी कॉमन नहीं है उसके पार्ट। और दूसरा जो है इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स है। असल में ये सारी चीजें पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटम है, पूरी फोटोनिक्स क्वांटम है, बट कन्वीनियंस के लिए बच्चा क्वांटम नाम से डर नहीं है, हम उसको इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स बोलते हैं। फोटोनिक्स हमने पढ़ लिया, फोटोन का मोशन है, फोटोन के मोशन से जो सर्किट कंट्रोल करते हैं सब फोटोनिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन से कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्पीड अप करने के लिए फोटोन का यूज कर लिया, इलेक्ट्रॉन से फास्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जेट वेलोसिटी होता है, फोटोन को फास्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। तो अभी इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स जो है वो वर्ल्ड वाइड काफी डिमांड में है और इंडिया अभी पीछे है इस फील्ड में। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल टू वर्क इन दिस फील्ड, इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स। थोड़ा इजी है, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स भी अभी तो इजी हो रही है, अभी धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। जिस समय इसको आइडिया दिया गया था, इट वाज सपोज्ड टू बी द टफेस्ट पार्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, बट नाउ इट इज इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ फोटोनिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि फोटोनिक्स में जो भी डिवाइस आप बना रहे हो उसका आइडिया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से ही मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से सो डेवलप होना है, ये बाकी सबको गाइड कर रहा है, बाकी सारे रिसर्च को गाइडेंस दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इफ यू आर गुड इन इलेक्ट्रॉनिक्स यू विल बी गुड इन टेक्नोलॉजी। ओके, सो स्लीव रेट की डिफिनेशन हमने देखी थी। So rate of change of output voltage, rate with respect to what? With respect to time. इलेक्ट्रॉनिक्स में यूजुअली जब हम रेट की बात करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, मैकेनिक्स में रेट बदल सकता है, स्पेस का भी कंपोनेंट हो सकता है, मास का भी कंपोनेंट, बट यहाँ पे रेट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो डेफिनेशन में मैंने टाइम नहीं बोला था। तो स्लीव रेट को डिफाइन कैसे करते हैं, सॉरी फॉर्मूला कैसे लिखोगे इसका, स्लीव रेट एस आर इक्वल टू डी अपॉन डी टी, क्योंकि बहुत तेजी से चेंज होता है, फ्लक्चुएशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो आप v अपॉन टी के जगह इसको क्या लिखते हो, डी अपॉन डी। डी क्या है, कैपिटल वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज है, उसको कई बार डी को भी लिख देते हैं टू मेक इट क्लियर दैट इट इज आउटपुट। सो आइडियली स्लीव रेट ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अक्सर बच्चे ये एग्जाम में गड़बड़ करके आते हैं, आउटपुट वोल्टेज में चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर इनपुट वोल्टेज में चेंज होना चाहिए और इतनी तेज होना चाहिए जितनी तेज इनपुट में होगा। तो आइडियली स्लीव रेट शुड बी इनफाइनाइट। हमने कल आइडियल केसेस देखे थे, स्लीव रेट वाज इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जितना तेज इनपुट में चेंज हुआ, जैसे ही सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चे ने उसको कैच कर लिया, तो आइडियली जो कैचिंग पावर शुड बी इनफाइनाइट। तो स्लीव रेट इज काइंड ऑफ दैट, स्लीव रेट इज आउटपुट, आउटकम। तो आउटकम में चेंज इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बट सिंक्रोनाइज विद इनपुट होना चाहिए। जितना तेज इनपुट फ्लक्चुएट कर रहा है उतना तेज आउटपुट में चेंज है, तो आप करेक्टली सिग्नल को बता पाओगे कि यस मेरा इनपुट सिग्नल ये था और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल आई एम गेटिंग है। अभी मैं बीच में कैपेसिटर ऐसा ऐड कर दूं वो इनपुट के साथ चार्ज होने लगे और डिस्चार्ज होने लगे, तो वो क्या करेगा, स्लीव रेट को कम करेगा। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ता है कि कोई एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट का कैसा कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो। इन्फिनिटी इज आइडियल ऑब्वियसली, बट योर कॉम्बिनेशन शुड बी इन सच वे दैट यू शुड गेट द मैक्सिमम। तो आपको जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनते हो या डिवाइस इंजीनियर बनते हो, तो आपको जो इंडस्ट्री जॉब देती है ना, वो ऑप्टिमाइज्ड कॉम्बिनेशन में रहता है। आपको वो कॉम्बिनेशन ढूंढ के लाना होता है जहाँ एफिशिएंसी, जहाँ आउटकम मैक्सिमम। केवल सी और आर को ऐसे रैंडमली जोड़ दिया, पता
सर्किट, इसीलिए वो एलटी स्पाइस को प्रैक्टिस करने को बोला। यू कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर टू मेक सर्किट टू एनालाइज द ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमाइज द कंपोनेंट्स। कौन सा किस 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, 1 ओम का लगाना है, माइक्रो ओम लगाना है, उस सर्किट कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम कंडीशन के लिए चलना है। दैट इज द बेसिक जॉब इन R&D when you are appointed in R&D सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूजुअली फिजिक्स वाले R&D में ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मेन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम देखते हैं वो इंजीनियरिंग वाले होते हैं। फिजिक्स को R&D इसलिए मिलता है बिकॉज फिजिक्स पीपल आर सपोज्ड टू बी फंडामेंटली स्ट्रांग। दे इंजीनियरिंग पीपल आर अप्लाइड, उनको तरीका मालूम है, जोड़ना घटाना उसको मालूम है। दे कैन डू बेटर सिमुलेशन देन यू, but they might not be understanding the fundamental concept behind the circuit that comes from the physics. Okay? तो इसलिए फिजिक्स स्टूडेंट को रिस्पेक्ट को मिलता है इफ यू आर रियली हार्ड वर्क। और जितने भी टेक्नोलॉजिकल आइडियाज आते हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही आते हैं। इंजीनियर का तो काम है उसको बेचारे को समझा दिया कि ये सर्किट कंपोनेंट ऐसे कनेक्ट करना है, उसको वो आता है। उसके पीछे क्या साइंस है और कैसे इनोवेट कर सकते हैं, कैसे नयापन ला सकते हैं, वो ज़्यादातर फिजिक्स वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए जॉब नहीं है, आप डिजर्विंग नहीं बन पाते उस जॉब के लिए, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं है। आप प्रूफ नहीं कर पाते हो कि आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। अब स्लीव रेट पूछ देगा आपको, अगर एचआर में जो बैठते हैं वो सीनियर पीपल, उनको पता होता है आपको क्या आता है क्या नहीं आता, वो आपसे पहले पूछेंगे स्लीव रेट ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। जैसे आप डेफिनेशन दोगे आउटपुट का चेंज है, आपको लगेगा चेंज तो होना नहीं चाहिए, बट इनपुट में चेंज हो रहा है और आउटपुट में नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब आउटपुट इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट। ओके, तो देयर शुड बी चेंज। तो डायग्राम एक छोटा सा एग्जांपल करके स्लीव रेट को समझते हैं, क्योंकि इससे नेट में बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो सपोज फॉर 741 ओपैम का जो मॉडल है 741 हैज अ स्लीव रेट ऑफ 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। And the input signal is a step function signal और स्क्वायर सिग्नल, जैसे भी आपने पढ़ा हो मुझे पता नहीं है, आपने स्क्वायर सिग्नल पढ़ा है? स्क्वायर सिग्नल सप्लाइड फॉर 20 माइक्रोसेकंड। स्क्वायर इज स्टेप फंक्शन। एग्जांपल है। हाँ, कुछ इस जैसे फॉर 20 माइक्रोसेकंड। फॉर 20 माइक्रोसेकंड मीन्स इसका जो पीक है 20 माइक्रोसेकंड तक है स्क्वायर सिग्नल का। ये जो गैप है ये 20 माइक्रोसेकंड। समझ पा रहे हो? स्क्वायर सिग्नल जो है 20 माइक्रोसेकंड के लिए, उसका एक स्टेप कितने का है? 20 माइक्रोसेकंड का। तो आउटपुट का ग्राफ पूछा गया था कैसा होगा, और आपको मैंने रेट दे दिया, स्लीव रेट दे दिया, मतलब स्लोप, मैंने हिंट नहीं देना था, मैंने आपको स्लीव रेट बता दिया है। 20 माइक्रोसेकंड के लिए सप्लाई है, आपको आउटपुट वोल्टेज बनाना है। आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहले ट्राई करके देखते हैं हम। इनिशियली अगर 0 वोल्ट पर है तो 20 माइक्रोसेकंड के बाद आउटपुट में कितना वोल्टेज पहुंचेगा और क्या वो
ऑप्शन में रहेगा ना तो वोल्टेज आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कितना लिखने का है। फिर तो आपको आप बात करोगे ना कितना वोल्टेज है, क्योंकि माइक्रोसेकंड में किसी कैलकुलेटेड 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड का स्लीव रेट है और इनपुट आपको इस तरीके से दिया गया है, तो आउटपुट मैक्सिमम कितना पहुंचेगा 10। ये तो समझ में आ रहा है। तो 0 से स्टार्ट करेगा 10 पहुंचेगा। बट ग्राफ क्या स्ट्रेट जंप होगा या रैंप की तरह जंप करेगा? रैंप की तरह जंप करेगा। क्यों? क्योंकि स्लीव रेट आपका 20 वोल्ट पर 10 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड नहीं है कि एक ही माइक्रोसेकंड में सीधा जंप करेगा, वो 0.5 की स्पीड से चेंज करेगा। तो आपके जो लीनियर चेंज का ग्राफ का स्लोप होगा, दैट स्लोप इज स्लीव रेट dy/dx। इस काइंड ऑफ कुछ इस तरह से आपको 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे एग्जाम में, बहुत इजीली यू कैन आइडेंटिफाई किस टाइप का ग्राफ होगा। और कई बार ग्राफ सेम होता है कि वैल्यूज अलग है, 10 वोल्ट की जगह वहाँ 50 वोल्ट लिख देंगे क्योंकि स्लो चेंज हो रहा है ना, 0.5 की स्पीड से चेंज हो रहा है ना, 20 माइक्रोसेकंड का एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इट इज अ लीनियर ग्राफ विद अ कांस्टेंट स्लोप। स्लोप 0 कर दिया तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना, और स्लोप इनफाइनाइट नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्पीड दिया गया, रेट हमें दिया गया। इनफाइनाइट होता तो ऑब्वियसली स्टेप चेंज होता, जैसे इनपुट हुआ तुरंत आउटपुट में चेंज होता, बट इट्स रेट इज फाइनाइट 0.5। So then what are the other options? अदर ऑप्शंस में कई बार क्या कर देंगे, ये वैल्यूज सही लिखेंगे, आपको डिजाइन अलग दे देंगे। दूसरे में क्या करेंगे, डिजाइन रैंप का ही रखेंगे, रैंप का ही डिजाइन रखेंगे, यहाँ 50 वोल्ट है। और चौथे में क्या कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का करेंगे, लीनियर के बजाय कर्वी स्लोप देंगे, और यहाँ शायद वो वैल्यू सेम कर देंगे। लीनियर क्यों? क्योंकि स्लोप फिक्स है, हमने वेरिएबल स्लोप नहीं दिया, हमने फिक्स बोला 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। स्लोप इज नॉट गोइंग टू चेंज, स्लीव रेट इज फिक्स, इसलिए आपको लीनियर करना पड़ेगा। और ये इंटरवल कितना होगा, टाइम का इंटरवल, ये तो वोल्टेज एक्सिस है, ये वोल्टेज एक्सिस है, हाँ ये टाइम एक्सिस है। तो टाइम का इंटरवल यहां से यहां तक कितना है, ये इंटरवल कितना है, ये टाइम माइक्रोसेकंड में सपोज मैंने दिया है, क्योंकि दैट विल बी मोर कन्वीनियंट 20 माइक्रोसेकंड, क्योंकि इसी टाइम में तो चेंज हो रहा है ना, दैट इंटरवल इज नथिंग बट 20 माइक्रोसेकंड। आपका जो कंप्लीट ग्राफ है वो ये है। where t is given in microseconds, ठीक है। कई बार आपको सर्किट कंपोनेंट में खाली उसका ग्राफ दिया रहता है, उसकी वैल्यूज नहीं बताते हैं। इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप खुद से उसका स्लीव रेट निकाल सकते हो फ्रॉम द ग्राफ। आप देख लो कितने टाइम में कितना चेंज हुआ है, तो स्लीव रेट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने एम्पलीफायर के, चलो और हम लूप वाले में आते हैं, लूप डिजाइन एम्पलीफायर में आते हैं। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग लूप्स या पॉजिटिव फीडबैक लूप और नेगेटिव फीडबैक लूप बनाने की कोशिश करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग गेन का फॉर्मूला लेंगे। तो हमें से किसी को याद है क्या कि इन्वर्टिंग फीडबैक लूप के लिए गेन का फॉर्मूला क्या है, या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होते हैं Minus माइनस
हो, क्योंकि जब आप लूप डिजाइन करते हो तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस यूज करते हो। RF फीडबैक रजिस्टर अपॉन RF plus इन्वर्टिंग केस में one इन्वर्टिंग plus RF by minus RF upon RF. माइनस RF तो हमेशा ये याद रखना है हमें कि इस वाले केस में कौन सा फार्मूला आता है। तो इन्वर्टिंग के केस में इन्वर्टिंग का डिजाइन क्या करते हो, कैसे बनाते हो, किसी को याद है? ये V आउटपुट है, inverting ये माइनस है, ये प्लस है। इन्वर्टिंग मोड कौन सा है? माइनस का। को ग्राउंड करते हैं, पॉजिटिव को ग्राउंड करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इन्वर्टिंग मोड में सप्लाई दे रहे हो तो नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करना है आपको, केवल इन्वर्टिंग एक्शन में रहेगा। और सप्लाई VS V माइनस अब बनाओ ना बनाओ, बिना सप्लाई के तो काम करेगा नहीं ना, तो इसको सप्लाई लगेगा। फिर क्या करते हैं हम? फीडबैक बोला, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडिंग बैक मीन्स जो आउटपुट आया है उसको वापस से इनपुट को कनेक्ट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक। क्लियर है सबको? फीडिंग बैक, ओके। सो आउटपुट से इनपुट को कनेक्ट करना है आपको। कनेक्शन थ्रू रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर नोन एज RF, शॉर्टकट में अच्छा बनाना आप लोग। फीडबैक रजिस्टर RF, ये फीडबैक रजिस्टर है। अभी इनपुट को मैंने बायसिंग के समय बताया था कि इनपुट की बायसिंग में रजिस्टर यूज होते हैं, और सबसे अच्छा वाला कौन सा माना जाता है? रजिस्टर कॉम्बिनेशन। 3 टाइप की बायसिंग बोली थी मैंने, बेस बायस, कलेक्टर बायस, एमिटर बायस, सेल्फ बायस। सेल्फ बायस जो है या एमिटर बायस जो है वो हमारा मोस्ट स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पे जो इनपुट के लिए आप रेजिस्टेंस यूज करते हो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? RI। इनपुट के लिए RI, और यहाँ हम सिंबल V इन लिखा है। क्या कई बार वो सिंबल जस्ट V प्लस तक ही लिखा है, डिपेंड करता है आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। आपको बेसिकली समझना है RF कहाँ है, RI कहाँ है। और इन्वर्टिंग या नेगेटिव फीडबैक लूप है ओपन का, तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, वो सब बस आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। इन्वर्टिंग है या नेगेटिव फीडबैक है, इसका मतलब ये किस मोड से कनेक्ट होगा? नेगेटिव मोड से। अब इसके केस में जब आप गेन का फॉर्मूला डिराइव करते हो, AV, अब यहाँ ये लूप गेन है, ध्यान रखना, जो ओपन लूप गेन नहीं है। नाउ यू आर कंप्लीटिंग अ लूप। ये फॉर्मूला जो लास्ट टाइम हमने लिखा था उसके अलग सीधा लिखा था V अपॉन VI, VI क्या था? V1 माइनस V2 या V2 माइनस V2, दैट वाज ओपन लूप गेन। तो हमने फीडबैक सर्किट नहीं बनाया। नाउ वी आर यूजिंग फीडबैक सर्किट, नेगेटिव या इन्वर्टिंग फीडबैक या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो अगर ये नेगेटिव से है तो ऑब्वियसली माइनस साइन आएगा, और VO अपॉन VI करना है। VO विल बी प्रोपोर्शनल टू RF I के साथ, क्योंकि हमने माना है इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो जो यहाँ सप्लाई हुआ वो करंट यहाँ जाएगा, अंदर कोई करंट जाएगा, तो ये दोनों करंट सेम होंगे। तो V out विल बी प्रोपोर्शनल टू RF एंड V in विल बी प्रोपोर्शनल टू RI। तो यहाँ से आप सीधे फॉर्मूला निकाल सकते हो। इस फार्मूला को भी नेगेटिव फीडबैक लूप is the most popular, most applied combination for the open. पॉजिटिव फीडबैक लूप का प्रॉब्लम क्या है? जो
वोल्टेज को हायर 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 करता चला जाता है, इंक्रीज करता है, जो पॉजिटिव साइड है ना वो सेम केस में इंक्रीज करता है, जबकि नेगेटिव साइड क्या कर रहा होता है, V2 माइनस V1 डिफरेंस को कम कर रहा होता है। तो दैट मेक्स योर सर्किट मोर स्टेबल देन द पॉजिटिव फीडबैक। इसलिए पॉजिटिव फीडबैक जो एम्पलीफायर सर्किट है दैट इज लीस्ट, छोटा सा भी अनस्टेबलाइजेशन है ना वो इंक्रीज करता जाएगा और पूरे सर्किट के वर्किंग को खराब कर देगा। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप इज ऑलमोस्ट नॉट यूज्ड। ऑलमोस्ट मैंने बोला है, थोड़े बहुत एप्लीकेशन है उसके। तो क्योंकि वो पॉजिटिव एडिशन करेगा, वो डिफरेंस को इंक्रीज करता जाएगा। तो डिस्टेबलाइजेशन अगर डिफरेंस की वजह से छोटा सा भी है इनपुट पे तो वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर फ्लक्चुएशन है, नॉइज है, अभी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि थर्मल हो सकता है, आपके सर्किट में डिफेक्ट हो सकता है। हाँ, डिस्टेबलाइजेशन को इंक्रीज करता जाएगा। डिस्टेबलाइजेशन जितने भी फैक्टर्स हैं ना, एक भी फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो वो इनपुट में एम्पलीफाई होता चला जाएगा आउटपुट की तरफ, वो रिड्यूस नहीं होगा, वो डिफरेंस बढ़ता ही चला जाएगा आपका। जबकि नेगेटिव साइड क्या है, V2 माइनस V1, नेगेटिव को इंक्रीज करेंगे तो डिफरेंसेस को कम करता है, तो डिस्टेबलाइजेशन। तो इसका फॉर्मूला तो इजी है याद रखना, और दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन, इसलिए सभी बच्चों को याद भी रहता है। बट दूसरा नॉन इन्वर्टिंग सर्किट कंपोनेंट भी है, उसका भी डिजाइन है और एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा। एप्लीकेशन है कि नहीं है, बट क्वेश्चन तो बनाने वाला बना देगा। तो उसके केस में जो इसने अग्रज ने बोला था फार्मूला, वो फार्मूला लगता है। उसमें नेगेटिव साइन नहीं आता पहली बार, क्योंकि उसका मेन पॉजिटिव से आता है, और उसमें 1 प्लस लगता है। तो सेम फॉर्मूला पॉजिटिव साइन के साथ होगा अगर नॉन इन्वर्टिंग कॉम्बिनेशन, इसको ग्राउंड कर दो और यहां से फीडबैक दो, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग फीडबैक लूप में फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, एक तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, दूसरा 1 प्लस RF अपॉन R, ठीक है। उसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, एक बार दोबारा से देख लेना। हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सब आपने पहले पढ़ा है, तो दोबारा से सारे डेरिवेशन कराने का टाइम नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, नेट में पूछे हुए क्वेश्चन हम करेंगे। अब हम जल्दी जल्दी पूछेंगे, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं ओपन के लिए। अच्छा, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में फेज डिफरेंस, चलो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि फेज शिफ्ट किसकी वजह से आता है। ओपन के आउटपुट में इनपुट से फेज शिफ्ट, इनवर्स ऑफ फेज नहीं बोल रहा हूँ, फेज शिफ्ट तो थोड़ा चेंज हुआ है। तो मैंने क्या बताया, ओपन के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर। तो रजिस्टर और कैपेसिटर जहाँ आएंगे वो क्या करेंगे, RC सर्किट बनेगा। RC सर्किट क्या करता है, फेज शिफ्ट करता है। हमने पढ़ा है ना अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, ट्वेल्थ में हम फेज 5 कैलकुलेट भी करते हैं RC सर्किट के लिए। तो RC कॉम्बिनेशन जो होता है वो फेज शिफ्ट देता है आउटपुट, इवन यू आर यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग। और इन्वर्टिंग में भी फेज शिफ्ट करेगा। इन्वर्टिंग तो पूरा अपोजिट कर रही है 180, उसमें भी फेज का शिफ्ट अगर हो रहा है, इसी ड्यू टू RC कॉम्बिनेशन इनसाइड। तो ये क्वेश्चन एक बार शायद नेट या गेट का किसी कंपटीशन में, फेज शिफ्ट रिवर्सल ऑफ फेज नहीं बोल रहा। रिवर्सल ऑफ फेज किसकी वजह से हो रहा है, इन्वर्टिंग मोड। हमने नेगेटिव पर लगाया तो पॉजिटिव का पूरा 180 शिफ्ट हो रहा है। तो ये दो फार्मूला याद रखना, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज गेन का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब आए हैं। ऐसा सर्किट बना देगा और आपसे वोल्टेज गेन, इनपुट वोल्टेज दे देगा, आउटपुट वोल्टेज पूछ देगा।
तो अगर आपको वोल्टेज गेन पता है यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। फेज शिफ्ट आपने बोला कि इन्वर्टिंग में और नॉन इन्वर्टिंग में दोनों में होगा। इन्वर्टिंग में ऑब्वियसली कितने का फेज शिफ्ट होगा, डायरेक्टली 180, बट उसमें शिफ्ट एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो उसकी वजह से आ रहा है 180 के अलावा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये को आरसी कॉम्बिनेशन इनसाइड द ओपन। So basically ये phase shift कैपेसिटर की वजह से ही आता है। क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसा है कि वो अपना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम लेता है, तो वो तुरंत सेम फेज को आगे डिलीवर नहीं करता है, उसको टाइम लगता है, टाइम लगेगा। Okay, so let us try some of the applications of op-amp. op-amp का इम्पोर्टेंस है इसके एप्लीकेशन की वजह से। तो सबसे जो पॉपुलर वन है वो क्या है, op-amp एज एन एडर। समिंग एम्पलीफायर बोलते हैं इसको या एडर बोलते हैं। op-amp एज एन एडर। या इसी को कई बार समिंग एम्पलीफायर भी बोला जाता है, सम करता है। तो एक ऐसा एम्पलीफायर जो मल्टीपर्पज है, जो मल्टीपल वर्क कर सकता है, वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एडर की तरह कैसे काम करता है, आप इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे अलग अलग वोल्टेज सप्लाई देते हैं, सॉरी हाँ वोल्टेज सप्लाई एट इनपुट इन्वर्टिंग माइनस प्लस, और ये हमारा आउटपुट। इसके नॉन इन्वर्टिंग को आप ग्राउंड कर दो, तो सारी सप्लाई किसकी वजह से हो रही है, केवल इन्वर्टिंग मोड से। ओके, अब और इसका फीडबैक लूप भी बनाना है हमें, क्योंकि फीडबैक लूप के बिना ऑलमोस्ट कोई भी एक्शन पॉसिबल नहीं है। अब फीडबैक लूप का कंपोनेंट अलग अलग हो सकता है, वो हम देखेंगे बाद में। अभी तो नॉर्मल कंपोनेंट की जरूरत है हमें, RF की। इनपुट पर मान लो मैं 3 सिग्नल्स का सम देगा, सॉरी 3 सिग्नल सप्लाई करना। V1 with resistance R1, V2 with resistance R2। देखो प्रॉब्लम यही है पेन जैसी चीजों को यूज करने से कि आप करेक्ट नहीं कर पाते जल्दी। V3 with resistance R3। मैं चाहता तो मिटा करके बना सकता था, बट आप लोग अपनी लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दो, R1 R2 R3 और आगे बना देना। मैं टीचर हूँ, मैं खराब डिजाइन कर सकता हूँ, आप लोग अच्छा कर सकते हैं। हाँ, सपोज ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए यू कैन टेक n नंबर ऑफ इनपुट्स एट इन्वर्टिंग मोड, n नंबर ऑफ वोल्टेजेस हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं जस्ट इजी एग्जांपल के लिए मैंने केवल 3 का कॉम्बिनेशन दिया। और op-amp को कई बार हम यहाँ पे A सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, A फॉर गेन। तो A सिंबल, और बहुत सारे बुक्स में क्या करेगा, इसको पूरे को एक साथ ग्राउंड दिखाएगा, VS प्लस VS माइनस, बट मेन सर्किट डायग्राम इतना ही है। हमारा नॉन इन्वर्टिंग मोड से सप्लाई नहीं हो रहा है, सारा सप्लाई सारा इनपुट हमारा कहां से हो रहा है, इन्वर्टिंग मोड से। ठीक है, अब if it is acting like an adder, then your VO should come out to be V1 plus V2 plus V3 with minus sign। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि इन्वर्टिंग मोड से। तो that should be the result, that should be the outcome। अब वो आउटकम आएगा कैसे वो देखना है। तो सपोज
suppose this is the junction point. Okay, this point is nothing but G. The output current is I-O and the input current towards G is I. Suppose, okay, then I is nothing but using Kirchhoff's current law. I is nothing but the I1 plus I2 plus I3. Yeah? So, and at the point G, जितना इनपुट करंट उतना आउटपुट करंट, तो I इक्वल टू I-O. भाई किरचॉफ करंट लॉ क्या है? हर जंक्शन पे इनपुट करंट और आउटपुट करंट सेम होता है ना. तो I इक्वल टू I-O, इसका मतलब I-O इज नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I2. तो मैंने आपको हिंट दे दिया टू डिराइव VO इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अगर हमें I का V के साथ रिलेशन पता है, R भी दे रखा है मैंने, V बता रखा है, कैन वी डिराइव दैट रिलेशन? करो जल्दी से करो. माइनस साइन हमें यूज करना है, क्यों यूज करना है? बिकॉज वोल्टेज इन्वर्ट हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज इन्वर्ट हो रहा है. जब भी आउटपुट वोल्टेज यूज करोगे VO अपॉन RF जब लिखोगे तो माइनस साइन यूज करना, क्योंकि इन्वर्टिंग मोड से जा रहा है ना, तो माइनस साइन के साथ है. और बाकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस साइन की जरूरत नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड तो तीनों डायरेक्ट सम होगी. I1 इज V1 अपॉन R1, I2 इज V1 R2, बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एज्यूम कर रहे हैं हम लोग एट द इनपुट. So whatever is current entering towards open is going to the filter. बट ये आइडियल केस है. प्रैक्टिकली आइडियल में होता है, तो थोड़ा करंट तो अंदर जाता है, वो आइडियली एग्जैक्ट सम नहीं जाता, बट द डिफरेंस इज नेगलिजिबल. अभी क्या सपोज करूंगा? VO अपॉन RF इक्वल टू माइनस VO अपॉन RF इक्वल टू V1 अपॉन R1. ठीक है. अब हमारा पर्पस क्या था? VO शुड कम आउट टू बी V1 प्लस V2 प्लस V3. बट हमें मिल क्या रहा है? VO अपॉन R1 RF इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R1. तो किस केस में आप यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली सोचो, बिना हाँ, तो पहले ही बता दिया तो सब काम गड़बड़ कर दिया. बाकियों को सोचने दो. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इतना, माइनस V0 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V2, बिकॉज इट इज वर्किंग एज द वोल्टेज एडर. तो क्या कर दूं मैं? सारे आप वन कर दूं एक तरीका, जो कि ट्रिवियल केस है, आपसे होगा नहीं. तो दूसरा तरीका क्या है? सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का कर दूं मैं, कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से. समझ में आ रहा है सबको? तो इफ यू वांट टू अचीव दिस रिलेशन, व्हाट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन? All the R's should be same. Then you are going to get the adding mechanism to your open. हाँ, RF equal to R1 equal to R2 equal to R3 equal to R. R बोल दो, सब जगह से R कॉमन निकाल दो, कैंसिल कर दो.
चलो 5 मिनट है, हम थोड़ा सा एक दो और सर्किट एप्लीकेशन देख सकते हैं इसका। जो ज़्यादा पूछे गए हैं वो एडर तो कभी पूछा गया है, बट हाँ एडर का ये कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जब सब अलग अलग होते हैं ना, अक्सर एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मुझे ये पार्ट कराना जरूरी था। नेट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन एडर से आए हैं इस सर्किट से वो इस टाइप के हैं। आपको R1 R2 R3 आगे चारों अलग दे देगा और आपसे अननोन वैल्यूज भी रख के पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, आउटपुट बताओ कितना होगा। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं और वो दूसरे नोटबुक में। तो दूसरा सर्किट देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओपन एज डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएशन भी हम कर सकते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसके सर्किट पार्ट से रिलेटेड आते हैं। तो डिफरेंशिएटर के समय क्या हो जाएगा, ये इसमें तो किसी को कुछ डाउट नहीं है। डिफरेंशिएटर में क्या होगा, ये RS तो सेम रहेगा, बट इनपुट में क्या कर देते हैं हम, कैपेसिटेंस। तो एडर था इसलिए यहाँ 3 इनपुट लगाया था, वहाँ खाली डिफरेंशिएटर है, डिफरेंशिएशन करना है। तो वहाँ एक ही इनपुट होगा विद C। R की जगह क्या हो जाएगा, इनपुट में R हमने लगा के C यूज करना, कैपेसिटर। तो उसका डिजाइन में चेंज क्या है देखते हैं हम। सेकेंड एप्लीकेशन इज डिफरेंशिएटर। And suppose the supply is V in, या इसको केवल V भी और बोल सकते हैं, VI बोल देता हूं, ठीक है। तो what will be the current at input? C के प्रेजेंस में करंट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अगर V इनपुट है तो, क्योंकि C is not a resistor, it is a capacitor। क्या करेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ट्रांजिएंट फिनोमेना देगा। उस केस में करंट कैसे लिखते हैं हम, करंट की डिफिनीशन क्या होती है, dq by dt, ये करंट होता है। और q इक्वल टू C की वैल्यू कांस्टेंट है, तो फ्लक्चुएशन किस में आएगा, G में आएगा। इनपुट करंट विल बी I will be dq by dt, बट यहाँ तो q दिया नहीं है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, C dv by dt। और v कौन सा, इनपुट। और हमने अभी इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस लेने से क्या देखा, जो इनपुट करंट है वही आउटपुट करंट होगी, वही आउटपुट करंट होगी जो इनपुट है दिया। यहाँ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला अभी, नहीं ये फॉर्मूला कैसे लिखा ये समझ में आया क्या, करंट इज dq by dt एंड q इक्वल टू CV, हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इक्वल टू q अपॉन V। फ्रॉम देयर q इक्वल टू CV, q की जगह CV रखेंगे, C इज कांस्टेंट, ओनली थिंग विल बी देयर इन V, ठीक है। एंड ड्यू टू इनफाइनाइट इंपीडेंस एट इनपुट, व्हाट विल बी द इनपुट करंट, दैट विल बी द आउटपुट करंट। I will be IO ना,
and IO is nothing but output current from that formula from Kirchhoff's voltage law या सिंपली आउटपुट पे जा रही है करंट तो V0 अपॉन DO अपॉन I. So your V0 is nothing but IO into RF, ठीक है, और IO is II, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, IO is nothing but II और इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या मिल रहा है RC circuit and you have to use op-amp as differentiator, so there should be an RC circuit inside op-amp और that causes the phase shift. आपको एक RC कॉम्बिनेशन यहाँ मिल रहा है, फिर इसके आगे क्या लिखोगे? RC क्या है? So your output is nothing but the differentiation of input, and that is the way this circuit works as the differentiator. इसमें फेज शिफ्ट It was. अब इस एनालिसिस को दोबारा देखो, इसमें डाउट माइनस साइन आएगा। minus sign will be there because it goes through the inverting. एक आरसी का नंबर एक आरसी तो उसका मतलब ऐसा कुछ है कि 60 डिग्री ही होगा। नहीं 60 डिग्री तो होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बस इससे। आपको वो अल्टरनेटिंग करंट में हमने पढ़ा है, एल लगाते हैं, सी लगाते हैं, कौन कितने डिग्री से सर्व करता है। हाँ, तो अभी यूनिट गेन मैंने पढ़ा है, यूनिट गेन नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप आर और सी का क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब आप tan अप्लाई करते हो तो tan डिसाइड्स द फेज एंगल ना, tan डिपेंड्स ऑन आर वैल्यू एंड सी वैल्यू। रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट सब पढ़ा तो है, फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो? रिवाइज करो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको एज एन इंटीग्रेटर यूज करना है तो क्या करना होगा? रिवर्स आर आ जाएगा इस साइड और सी चला जाएगा फीडबैक में। ये रिवर्स क्यों कर रहे हैं, कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है? इंटीग्रेट करना है तो आउटपुट में मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, अभी मुझे आउटपुट में डिफरेंशिएशन चाहिएगा, तो इसलिए सी को मैंने इनपुट में रखा था। अभी आउटपुट में मुझे इंटीग्रेशन चाहिए तो सी कहाँ जाना चाहिए? आउटपुट में जाना चाहिए। कैन बी ट्राई दैट, सभी लोग ट्राई कर सकते हैं इसको एज एन इंटीग्रेटर, सर्किट बना करके साइन हो गया। इलेक्टिव, हाँ इलेक्टिव का लेक्चर है, तुरंत मुझे इनके टेस्ट के लिए जाना है। टेस्ट कहाँ करेंगे? लैब में कर सकते हैं, जैसे चारों लगा रहे हैं बट इंटीग्रेटर, सब्ट्रैक्टर, लॉगरिथमिक जितने टाइप के एप्लीकेशन है पर रिवाइज करके आ जाओ घर से, फिर हम इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एक के पूछे गए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं, इतने सिंपल नहीं है जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं है।